Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic of discussion is actually the summary of the immunity module as well as the discussion of the immunity development against various diseases. So in today's lecture we have to understand it how our immunity and our immune system works in case of the various diseases, various bacterial infection, various viral infection. सारी बातें हम अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इम्यूनिटी मॉड्यूल के अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हमने बेसिकली ये चीज समझनी है कि वो सारे जो स्टेप्स, वो सारी चीजें जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमें एक सवाल आ जाए किसी भी डिजीज को मेंशन करके कि इस डिजीज के अंदर किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी या हमारी बॉडी किस तरीके से इम्यूनिटी डेवलप करेगी, तो हमें उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. And this question is the frequently asked question in your professional exams, that how we develop immunity against various diseases. अब डिजीज का नेम मेंशन कर दिया जाता है, समटाइम किसी बैक्टीरियल डिजीज का नेम मेंशन कर दिया जाता है, समटाइम किसी वायरल डिजीज का नेम मेंशन कर दिया जाता है, और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन का जो है वो डिस्कस कर दिया जाता है. मोस्टली बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस को ही डिस्कस किया जाता है, बट देयर इज अ चांस कि आपसे पैरासिटिक इन्फेक्शन के बारे में भी पूछा जा सके. सो वट एवर द रीजन, वट एवर द क्वेश्चन, आपको एक ही फ्लो चार्ट डेवलप करना होता है, एक ही फ्लो चार्ट लिखना होता है. हमारा इम्यून सिस्टम एक ही तरीके से काम करता है. हाँ, कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं, वो वेरिएशंस भी हम डिस्कस करेंगे कि उस फ्लो चार्ट में हमने कहाँ कहाँ वेरिएशंस ऐड करनी है. अदरवाइज बेसिक फ्लो चार्ट जो है वो हर इम्यूनिटी की डेवलपमेंट के अंदर सेम ही होगा. सो पहले हम उस कॉमन फ्लो चार्ट को देख लेंगे और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे वेरियस डिजीजेस का. थोड़ा बहुत जो वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शन में, सो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे. क्लियर? So first part of the lecture is all about the common flow chart which you have to draw in all the questions regarding immunity development against any type of disease. Okay? So जो आपने बेसिक फ्लो चार्ट लिखना है वो आपने स्टार्ट इस तरीके से करना है कि आपने ये चीज चेक करनी है कि रूट ऑफ एंट्री कहाँ से हो रही है पैथोजन की. यानी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर हो रहा है. आइदर वो स्किन से एंटर हो रहा है, एयरवे से एंटर हो रहा है, ब्लड से एंटर हो रहा है. रूट ऑफ एंट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस स्टेप के ऊपर पूरा एक मार्क एलोकेट किया जाता है रूब्रिक के अंदर कि बच्चे को ये चीज आइडिया है कि ये नहीं कि कहां से एंटर हो रहा है इस डिजीज का पैथोजन. सो नेक्स्ट फ्लू स्लाइड के अंदर मैं आपको जो है वो इंपॉर्टेंट पैथोजन्स और उनके रूट ऑफ एंट्री और उनके काजेटिव एजेंट्स के बारे में बताऊंगा that are not mentioned in your textbooks, but you are supposed to learn those route of entries because you have to draw this flow chart. अब यहाँ मैंने आपको स्किन, एयरवे और ब्लड तीन ऑप्शन दिए हैं और इसी तरीके से और भी डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट समटाइम होता है, समटाइम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है. तो जो कोई भी हो इसी तरीके से आपने जो है वो रूट ऑफ एंट्री मेंशन करना होगा. फॉर एग्जांपल अगर सिंपल डेंगू वायरस की बात कर ली जाए तो वो डायरेक्ट स्किन के जरिए आपकी ब्लड के अंदर इन्वेड करता है. सो व्हाट यू विल राइट इन दिस केस, आप लिखेंगे कि द डेंगू वायरस गेट एंटर्स इनटू द ब्लड विया द स्किन. सो फर्स्ट लाइन जो है वो हर फ्लो चार्ट के अंदर आपकी वेरिएबल होगी डिपेंडिंग अपॉन द रूट ऑफ द एंट्री ऑफ द पैथोजन, कि उस डिजीज का जो पैथोजन है वो कहाँ से एंटर हो रहा है. सो ये आप जो है वो हर फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंशिएट करेगी. ये लाइन एंड डाटास यू हैव टू अंडरस्टैंड by the slide which I am going to share after the few slides. Clear? आपको पता लग जाएगा कि different diseases किस तरीके से बॉडी के अंदर एंटर होती हैं. ओके, सो जिस तरीके से भी एंटर हो गई, एक दफा अगर वो बॉडी के अंदर एंटर हो गई तो उन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रीच कर दिया. यानी याद रखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है दैट इज एक्चुअली द प्रिवेंशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पैथोजेंस. हमने पैथोजेंस को बॉडी के अंदर एंटर होने से जो रोकना है दैट इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी डिजीज. एक दफा वो वायरस, वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, इस बात का क्या मतलब है कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो ब्रीच हो गई है. ब्रीच मीन कि उसके ऊपर ओवरकम कर लिया गया है और वो नहीं रोक पाई किसी भी पैथोजन को इनसाइड आने से. क्लियर? सो ब्रीच का मतलब ये होता है. Okay, once it has entered into the body, it will be taken up by the tissue macrophages. Again, ये tissue macrophages various type के होते हैं depending upon the route of entry. यहाँ भी macrophage specify हो जाएगा. ये मैंने general flow chart लिखा है, आप
डिजीज को देखते हुए स्पेसिफिक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल यहाँ बार बार डेंगू की कंसीडर करूंगा क्योंकि डेंगू जो है वो मोस्टली आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। सो जो डेंगू है वो चूंकि एंटर कर रहा है ब्लड के अंदर, तो वहां कौन से टिश्यू मैक्रोफेजिस काम करेंगे? ब्लड मैक्रोफेजिस। यहाँ एल्वुलर मैक्रोफेजिस तब आप लिखेंगे जब अगर वो एंटर हो रहा है थ्रू द नेजल कैविटी। कूफर सेल्स तब लिखेंगे जब वो लिवर के जरिए आ रहा है। हिस्टियोसाइट्स तब लिखेंगे जब वो स्किन के जरिए आ रहा है। क्लियर? सो इसमें चूंकि ब्लड के अंदर एंटर हो रहा है डायरेक्टली आपका पैथोजन, तो ब्लड मैक्रोफेजिस आके काम करेंगे या हिस्टियोसाइट्स काम करेंगे जो कि स्किन के अंदर मौजूद थे। क्लियर? अगर ये मैक्रोफेजेस जो कि टिश्यूज के हैं ये भी नहीं रोक पाए, ये नहीं डिस्ट्रॉय कर पाए हमारे पैथोजन को जो कि इन्वेड हुआ है, तो हम कहेंगे कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बॉडी की ब्रीच हो चुकी है। क्लियर? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तब ब्रीच हुई थी जब एक दफा एंटर हो गया था इन्फेक्शन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो थी वो इन मैक्रोफेजेस ने बनाई हुई थी। अगर ये मैक्रोफेजेस भी डिस्ट्रॉय ना कर पाए बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, तो अल्टीमेटली सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी ब्रीच हो जाएगी। क्लियर? अब टिश्यू मैक्रोफेजेस जो है अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एक ट्रिगर छोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइन। क्लियर? दैट इज कॉल्ड साइटोकाइन। अच्छा याद रखिए, अभी तक जो पैथोजन था वो स्पेसिफिक उसी जगह पे था कि जहां से वो एंटर हुआ था या उसी टिश्यू के अंदर मौजूद था। एक दफा इसने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी ब्रीच कर दिया तो ये जनरल सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर पैथोजन घूमना स्टार्ट कर देगा। सो एक दफा ये ब्लड के अंदर आएगा तो वहां वेरियस जो है हमारे WBCs पड़े होंगे, वो काम करेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं अगेन डिफरेंशिएट करेंगे यहां से हम डिफरेंट डिजीजेस को। याद रखिएगा, अगर तो बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा तो आप सिंपल लिखेंगे साइटोकाइंस विल एक्टिवेट न्यूट्रोफिल दैट फॉर्म थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर तो कोई पैरासिटिक इंफेक्शन होगा तो आप, या एलर्जिक रिएक्शन होगा तो आप बेजोफिल और इयोसिनोफिल्स ये लिखेंगे। पैरासिटिक इंफेक्शन में आप इयोसिनोफिल लिखेंगे और एलर्जिक रिएक्शन में आप दोनों लिखेंगे, बेजोफिल एंड इयोसिनोफिल्स। आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर के जो पैरासिटिक इंफेक्शन होता है उसमें इयोसिनोफिल्स बढ़ते हैं, बैक्टीरियल इंफेक्शन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, और जब कभी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें बेजोफिल और इयोसिनोफिल्स दोनों बढ़ते होते हैं। क्लियर? हमने ये बात की थी कि बेजोफिल चूंकि हिस्टामीन रिलीज करते हैं और हिस्टामीन जो है वो एलर्जी के सिम्टम काज करता है। सो एलर्जिक रिएक्शन में आपने दोनों लिखने होते हैं। सो अगेन यहाँ डिपेंड करेगा कि आपका जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल है, वायरल है, या फिर आपका वो पैरासिटिक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इन्फेक्शन आप यहाँ से कोई एक वर्ड चूज करेंगे, साइटोकाइन एक्टिवेट न्यूट्रोफिल, या आप लिखेंगे साइटोकाइन विल एक्टिवेट बेजोफिल, या आप लिखेंगे साइटोकाइन विल एक्टिवेट बेजोफिल एंड इयोसिनोफिल्स एज ए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर? सो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी ब्लड सर्कुलेशन के व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। क्लियर? गॉट इट? अगर ये ब्लड मैक्रोफेजेस जो हैं सॉरी जो आपके ब्लड के WBCs हैं ये भी ना डिस्ट्रॉय कर पाए हमारे मैक्रोफेज को, तो अल्टीमेटली हमारी फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस एक्शन में आएगी जो कि बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की वजह से बनी होती है। सो इफ द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस WBCs आर ऑल ओवरकम, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इन्वेडर उनसे नहीं मर सका, तो अल्टीमेटली फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस के पास मामला पहुंचेगा और वहां आएगा फिर ब्लड मैक्रोफेज सिस्टम, वो सिस्टम कि जिसने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनाने होते हैं। अच्छा, हमने पीछे भी ब्लड मैक्रोफेज पढ़े थे, वो ब्लड मैक्रोफेज लोकलाइज्ड ब्लड मैक्रोफेज हैं। वो मैक्रोफेज हैं जो सिंपल उस एरिया के अंदर मौजूद होंगे जिस एरिया से एंटर हुआ था हमारा पैथोजन। अभी जिस मैक्रोफेजेस की हम बात कर रहे हैं हमारी पूरी बॉडी के सारे मैक्रोफेजेस वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जहां जहां मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंगू वायरस ने हमारे बाजू पे काटा, तो जो पहली हमने बात की थी वो लाइन ऑफ डिफेंस तो स्किन थी जो कि हमारी इनकाउंटर हो गई, ब्रीच हो गई। फिर उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने बात की थी कि उस स्पेसिफिक एरिया, उस स्पेसिफिक टिश्यू के मैक्रोफेजेस, तो वहां हमारी मुराद सिर्फ वो ब्लड मैक्रोफेजेस हैं जो कि सिर्फ आर्म के अंदर मौजूद हैं, या वो जगह जहां हमें उसने काटा है हमारे मच्छर ने, सिर्फ उसी एरिया के मैक्रोफेजेस। लेकिन जो अभी हम फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में मैक्रोफेजेस की बात कर रहे हैं, ये वो मैक्रोफेजेस हैं जो कि थ्रू आउट बॉडी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मौजूद हैं। क्लियर? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज मैक्रोफेजेस एंड दोज मैक्रोफेजेस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस।
क्लियर। सो ये जो ब्लड मैक्रोफेजेस हैं ये क्या करेंगे, उस एंटीजन को या इन्वेडर को, अच्छा एंटीजन इन्वेडर एक ही चीज है, एंटीजन हम कहते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सके। अच्छा यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वायरल इन्फेक्शन के लिए, याद रखिएगा कि वायरल इन्फेक्शन के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप करना पड़ता है यहाँ, और वो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हेप्टिन प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। अच्छा ये प्रोटीन क्यों प्रोड्यूस होती है, सब्सटेंसेस को एंटीजेनिक बनाने के लिए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और ये अगर बात आप नहीं लिखेंगे वायरल इन्फेक्शन के फ्लो चार्ट में तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। अच्छा याद रखिए कोई बाहर से आने वाला इन्वेडर वो एंटीजन है या नहीं है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट शुड बी इक्वल टू 5000 मॉलिक्यूलर वेट आर ग्रेटर। अगर 5000 मॉलिक्यूलर वेट से कम हुआ आने वाले इन्वेडर का जो है रिस्पॉन्स, या आने वाले इन्वेडर का जो मॉलिक्यूलर वेट है अगर वो 5000 मॉलिक्यूलर वेट से कम हुआ तो हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। जो जनरल ब्लड सर्कुलेशन के मैक्रोफेजेस है वो उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब वायरसेस चूंकि बहुत छोटे होते हैं, इवन बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, तो इनका साइज इतना होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम होता है कि बॉडी जनरली इन ब्लड मैक्रोफेजेस की मदद से इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। सो इसके लिए बॉडी ने एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म डेवलप किया, नेचर ने हमें गिफ्ट किया, दैट इज हेप्टिन प्रोटीन। हेप्टिन प्रोटीन बेसिकली लिवर से प्रोड्यूस होने वाली एक प्रोटीन होती है जो सिर्फ वायरल सब्सटेंसेस के साथ बाइंड करती है और उनका साइज इतना बढ़ा देती है कि वो एंटीजेनिक हो जाएं, उनका मॉलिक्यूलर वेट 5000 तक पहुंच जाए। सो वायरल इन्फेक्शन के केस में आपने ये बात लाजमी लिखनी होगी कि ब्लड मैक्रोफेजेस विल इंगल्फ द एंटीजन after binding the viral substances with the heptin protein that is produced by liver। क्लियर। अगर ये आप बात नहीं लिखेंगे वायरल इन्फेक्शन के फ्लो चार्ट में यू विल गेट 0 मार्क्स, अगेन टेलिंग यू। क्लियर। सो ये वायरल इन्फेक्शन में ये बात आपने लाजमी लिखनी है। क्लियर। ओके सो एक दफा वायरल इन्फेक्शन हेप्टिन के साथ बाइंड कर गया, वो एंटीजेनिक हो गया, और बाकी बैक्टीरिया और पैरासिटिक तो वैसे ही एंटीजेनिक होते हैं। सो इन्होंने क्या किया, ब्लड मैक्रोफेज ने इनको आइडेंटिफाई किया और इनको इनगल्फ कर लिया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ब्लड मैक्रोफेजेस कंप्लीटली तौर पे डिस्ट्रॉय समटाइम नहीं कर पाते। अगर ये कंप्लीटली तौर पे डिस्ट्रॉय ना कर पाए तो ये क्या कर ले हैं, पार्शली तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो रिमेनिंग एंटीजन होते हैं उन्हें सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बना देते हैं। ये हम सारी बातें प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, इस वजह से इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपल फ्लो चार्ट बनाना सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपने फ्लो चार्ट बनाना है। हमने ये बात की थी कि मैक्रोफेज पार्शली जो है वो फेगोसाइटोसिस कर देते हैं और पार्शली जो है वो इन एंटीजन्स को सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बना देते हैं। क्लियर। अब जब मैक्रोफेज जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गया, हमने पढ़ रखा है कि वो फिर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर के साथ जो है वो एंटीजन को मिक्स करते हैं। क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ। हमने जो है वो 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस कंप्लीटली पढ़ ली है। 4th लाइन ऑफ डिफेंस को हम पढ़ रहे हैं कि हमने 4th लाइन ऑफ डिफेंस में ब्लड मैक्रोफेज सिस्टम के साथ एंटीजन को जोड़ा, पार्शली हमने उस एंटीजन इन्वेडर को डिस्ट्रॉय कर दिया और पार्टली उन एंटीजन्स को सरफेस पे प्रेजेंट कर दिया और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बना दिया। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ मिक्स इन एंटीजन्स को मिक्स कर दिया जो कि सरफेस के ऊपर मौजूद थी और देन इन्हें प्रेजेंट किया टू द स्पेसिफिक टी सेल्स। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि 2 किस्म के MHCs होते हैं, एक MHC1 होता है, एक MHC2 होता है। और कल के लेक्चर के अंदर हमने रूल ऑफ 8 भी पढ़ा था कि जो MHC1 है ये CD8 पॉजिटिव को अपने एंटीजन प्रेजेंट करेगी, 8 1s are 8, और जो MHC2 है ये CD4 पॉजिटिव को प्रेजेंट करेगी अपने एंटीजन, ये बिकॉज 2 4s are 8, हमने किसी तरीके से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आंसर 8 लाना होता है। सो 1 8s are 8, सो MHC1 जो है वो CD8 पॉजिटिव सेल्स को जो है वो प्रेजेंट करती है, हम प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर चुके। MHC2 प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट करती है अपने एंटीजन CD4 पॉजिटिव सेल्स को। अब CD8 पॉजिटिव सेल्स को हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं और CD4 पॉजिटिव को हेल्पर टी सेल्स भी कहते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल।
ओके एक दफा हमने एमएचसी जो है उसकी मदद से इनको प्रेजेंट कर दिया टी सेल्स को अपने एंटीजन, फिर क्या होगा कि स्पेसिफिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए जाएंगे। अगर हम बात करें एमएचसी 1 की तो ये नेचुरल किलर सेल प्रोड्यूस करेगा, जबकि एमएचसी 2 जो है ये इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करेगा। अब इंटरल्यूकिन 1 कई काम करता है, एक तो ये टी सेल रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है जो कि CD4 पॉजिटिव पे मौजूद होते हैं, यानी ये अपने ही रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करके पॉजिटिव फीडबैक से मजीद टी सेल बनाता है, मजीद हेल्पर टी सेल बनाता है। पॉजिटिव फीडबैक है, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरल्यूकिन 1 है वो टी सेल्स के ऊपर बाइंड करके मजीद टी सेल्स की ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इसी के साथ साथ ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है और बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर? सो हम ये बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि MHC2 जो है वो टी हेल्पर सेल्स के साथ बाइंड करता है, मजीद टी हेल्पर सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव फीडबैक के जरिए, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है और बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर? फिर क्या होगा कि ये जो हमने सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर लिए हैं इनसे क्या कुछ करेंगे हम, नेचुरल किलर सेल से हम जो है अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करके एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो भी इन्वेडर आया हुआ है उसमें हम होल पंच करेंगे, उसकी इन्फ्लेमेशन कराएंगे और उसकी लाइसिस करा देंगे। जबकि दूसरी तरफ जो MHC2 प्रोटीन से हमने एक्टिवेट किए थे बी लिम्फोसाइट्स, उनकी मदद से हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे जो कि प्लाज्मा सेल्स, ये हमने पढ़ा हुआ है बड़ी डिटेल से कि हमारे पास जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स है ये इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करता है, वहां से प्लाज्मा ब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, प्लाज्मा ब्लास्ट प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और प्लाज्मा सेल्स फिर एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द समरी। क्लियर? ओके, वंस एंटीबॉडीज हैज बीन प्रोड्यूस्ड देन क्या होगा कि अपने दोनों रिस्पॉन्सेज जनरेट करेंगी। ये अपना डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी जनरेट करेंगी, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स भी जनरेट करेंगी। डायरेक्ट रिस्पॉन्स में प्लान आ जाएगा फेगोसाइटोसिस, लाइसिस, एग्लूटिनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, जबकि इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स में ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, क्लासिकल पाथवे को चलाएंगी और फिर ऑप्लान काय के जरिए ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस, लाइसिस, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, chemotaxis of the basophils and mast cells, and then inflammation and activation of the mast cells। इन तरीकों के जरिए बेसिकली ये अपना इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स देगी। डायरेक्ट रिस्पॉन्स और इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जब आपको ये फ्लो चार्ट बनाना हो इसके बाद आप वो दोनों चीजें भी लिखेंगे। यहाँ आप अपना फ्लो चार्ट खत्म नहीं करेंगे, यहाँ मैंने ये तो खत्म कर दिया इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, बट इन एग्जाम यू हैव टू राइट एज वेल। आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इसके आगे लिखना है। आप अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, एंटीबॉडीज विल प्रोड्यूसेस द रिस्पांस बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे में आप प्लान लिखेंगे, फेगोसाइटोसिस, लाइसिस, एग्लूटिनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, जबकि इनडायरेक्ट रिस्पांस में आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी लिखेंगे, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखेंगे, ओप्लान काय सारे पूरे करेंगे जो निमोनिक से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। देन आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट होगा। सो ये हमने एक जनरल फ्लो चार्ट बना लिया जहां हमारे पास 2-3 पॉइंट पे वेरिएबिलिटी आई थी। एक पॉइंट हमने वायरस की वजह से वेरिएबिलिटी आई थी, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के लेवल पे थी, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तब बनेगा अगर एंटीजेनिक होगा सब्सटेंस। तो वायरस इंफेक्शन के केसेस में हम उसे हेप्टिन के साथ बाइंड करते थे। दूसरा, अगर हमने बात की थी कि अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे, अगर वो पैरासिटिक इंफेक्शन होगा तो इओसिनोफिल्स बढ़ेंगे, और अगर वो हमारे पास कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा तो उसमें इओसिनोफिल्स भी बढ़ेंगे और बेसोफिल्स भी बढ़ेंगे। इस पॉइंट पे वेरिएबिलिटी थी। एक वेरिएबिलिटी हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग पे थी कि हमारे पास अगर रूट ऑफ एंट्री डिफरेंट होगा तो डिफरेंट जो है वो लाइन ऑफ डिफेंसेस बीचेस होंगी, डिफरेंट जगह हमारे पास आएंगी। और फिर नेक्स्ट हमने अगली लाइन ऑफ डिफेंस पे भी ये वेरिएबिलिटी देखी थी कि डिपेंडिंग अपॉन द रूट ऑफ एंट्री उस स्पेसिफिक टिश्यू के ही मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। सो इन वेरिएबिलिटी को आपने माइंड में रखते हुए डिपेंडिंग अपॉन द गिवन सिनेरियो इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उन वेरिएबिलिटीज की। कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको बता दूं जो कि आपने याद रखने हैं कि बैक्टीरियल इंफेक्शन में आपके न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज जो आपने वायरल इंफेक्शन के बारे में याद रखी कि हैप्टिन प्रोटीन के साथ इसको बाइंड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फॉर्म एंटीजेनिक। दूसरी बात जो आपने वायरल इंफेक्शन के बारे में याद रखनी है और
ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी याद रखनी है। ये बात दोनों के लिए है, हर वायरल इन्फेक्शन के लिए और ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ट्यूबरक्लोसिस वैसे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन इस पे भी ये बात अप्लाई होती है कि इस केस में आप कोई WBC इंक्रीज नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब ये हमने वायरस के केस में क्यों नहीं इंक्रीज करने कोई भी WBC, ना न्यूट्रोफिल, ना बेजोफिल, ना जो है इयोसिनोफिल्स। देखिए मैं प्रीवियसली तो यही बता रहा था ना कि बैक्टीरिया के लिए आपने न्यूट्रोफिल बढ़ाने हैं, एलर्जिक के लिए आपने जो है वो इयोसिनोफिल और बेजोफिल बढ़ाने हैं, और पैरासिटिक के लिए आपने सिर्फ इयोसिनोफिल बढ़ाने हैं। आपके ज़हन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि भाई वायरस के लिए हमने क्या बढ़ाना है? वायरस के लिए कुछ भी नहीं बढ़ाना। रीजन, क्योंकि वायरस जो है वो अपना स्ट्रक्चर बार बार चेंज करता रहता है, और WBC चूंकि इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और इनेट इम्यूनिटी के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो अपने आप को अडाप्ट कर सके। सो चूंकि वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, तो इस हवाले से बॉडी शुरू में तो थोड़े बहुत न्यूट्रोफिल्स और बेजोफिल्स वगैरह बढ़ाती है, लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि वायरस बार बार अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, तो वो कहता है भाई ये हमारे काम का बंदा नहीं है, हमारे बस की बात नहीं, इसको भेजो अगले मैक्रोफेज, जिसके बाद वो एंटीबॉडीज बना के इसको डिस्ट्रॉय करेगा। सो इस केसेस में आपको WBCs इंक्रीज नहीं देखने को मिलते। दूसरा है टीबी। टीबी में क्यों नहीं देखने को मिलते, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि सर्टेन केसेस के अंदर मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस के खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे इंफेक्शंस होते हैं कि वो मैक्रोफेजेस से नहीं फैगोसाइटोस हो पाते, और उसमें हमने टीबी का सिनेरियो डिस्कस किया था कि टीबी का जो हमारे पास होता है सब्सटेंस, जो पैथोजन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके इर्द गिर्द बड़ा एक थिक कोट मौजूद होता है जो कि प्रिवेंट करता है उसे फैगोसाइटोसिस से। हमने पढ़ा हुआ है ना कि हमारे जो फैगोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, इनकी आंखें तो होती नहीं है, तो ये कोटिंग अगर किसी सेल के इर्द गिर्द इन्हें नजर आ जाए तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। सो वायरस में भी ऐसा होता है कि वायरस चूंकि अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं, और बैक्टीरिया में स्पेसिफिकली स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके खिलाफ भी नहीं न्यूट्रोफिल्स बढ़ते। आल्दो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, न्यूट्रोफिल्स को बढ़ना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर आपको नॉर्मली न्यूट्रोफिल्स नहीं बढ़े हुए देखने को मिलते, क्योंकि रेजिस्टेंट होते हैं। WBC शुरू में थोड़े से बढ़ते हैं जब वो देखते हैं कि भाई ये तो रेजिस्टेंट है, हम इसको नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, इसके इर्द तो इतना सख्त कोट है, प्रोटेक्टिव कोट मौजूद है, तो अल्टीमेटली WBC प्रोड्यूस होना बंद कर देते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट पैरासिटिक में आपने याद रखना है कि इयोसिनोफिल बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ दोनों लिख दिए गए, पैरासिटिक में इयोसिनोफिल बढ़ते हैं, एलर्जिक में इयोसिनोफिलिक और बेजोफिलिक दोनों बढ़ते हैं। क्लियर? रीजन, क्योंकि बेजोफिल जो है अल्टीमेटली हिस्टामिन रिलीज करके सिम्टम्स काज कराएंगे एलर्जी के, और इयोसिनोफिल रिकवर होने में हेल्प करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, जहां से आपको पता चलेगा कि रूट ऑफ एंट्री कौन सी है, यहीं से आपकी हर चीज डिटरमिन होगी, टिश्यू मैक्रोफेजेस भी डिटरमिन होंगे जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। सो ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और ये बॉडी में नेजल रूट से एंटर होगा। सो इसके लिए आप एल्वियोलर मैक्रोफेजेस यूज करेंगे, न्यूट्रोफिल्स यूज करेंगे, और अल्टीमेटली आप रूट ऑफ एंट्री नेजल रूट रखेंगे। क्लियर? निमोनिया का अगर बात करें, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका जो काजेटिव एजेंट है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, और ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही जाता है। इसमें भी आप एल्वुलर मैक्रोफेजेस यूज करेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से न्यूट्रोफिल्स यूज करेंगे, और आपका डायरेक्ट जो एंट्री रूट है दैट विल बी रेस्पिरेटरी और नेजल। इसी तरीके से अगर आप वूपिंग कफ, ये है इसका जो बैक्टीरिया होता है दैट इज कॉल्ड बॉडीटेला पेटुसिस, बॉडीटेला पेटुसिस। नॉट कॉमनली आस्क्ड, आपसे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मैंने कहा कि ये कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारी सराउंडिंग्स में हमें देखने को मिलता है क्लिनिकल रोटेशंस में, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू। अदरवाइज ज्यादातर आपसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कॉलेरा, टाइफाइड फीवर, बॉचुलिज्म, गोनोरिया, इन वगैरह के बारे में ही पूछा जाता है। क्लियर? कॉलेरा का जो इन्फेक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द विब्रियो कॉलेरा, अगेन इट्स अ बैक्टीरियम, एंड ये ऑरल रूट से जाता है। तो इसमें ऑरल रूट में हमारे कौन से मैक्रोफेजेस आएंगे? अल्टीमेटली जो हमारे GIT के मैक्रोफेजेस हैं, और वो हमने कहाँ पढ़े थे? सब म्यूकोजल प्लेक्सस में पढ़े होते हैं। क्लियर? ये भी बात याद रखिएगा। सब म्यूकोजल प्लेक्सस के जो मैक्रोफेजेस हैं वो आएंगे इस केस में, न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे, रूट ऑफ एंट्री ऑरल होगा। क्लियर? कोई आप कंटेमिनेटेड वाटर या फूड अगर आप खाएंगे तो उससे आपको कॉलेरा होने के चांसेस है।
टाइफाइड फीवर का जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है दैट इज सोलोमिनेला टाइफाइड, और ये भी ऑरल ही जाता है। इसमें भी आप सब म्यूकोजल प्लेक्सस के नीचे जो पड़े हुए थे, आप इसमें लिखेंगे कि मैक्रोफेजेस दैट आर प्रेजेंट बिलो द सब म्यूकोजल प्लेक्सस विल एक्टिवेट एंड फॉर्म द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर? क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनाई ये वुंड से जाता है, यानी जहां जख्म हुआ होगा, तो इसमें स्किन मैक्रोफेजेस आएंगे, हिस्टियोसाइट। क्लियर? बॉचुलिज्म इसका कॉजेटिव एजेंट क्लॉस्ट्रीडियम बॉचुलिनम है, और ये ऑरल जाता है, तो अगेन सब म्यूकोजल प्लेक्सस के नीचे पड़े जो आपके मैक्रोफेजेस हैं वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाएंगे, और वुंड्स के जरिए चूंकि जाता है, सो अल्टीमेटली आप इसमें हिस्टियोसाइट्स को भी एक्टिवेट करेंगे। क्लियर? अच्छा, यहाँ आपने एक बात और भी याद रखनी है कि इसमें आप न्यूट्रोफिल्स बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। गोनोरिया ये आपका बेसिकली नाइजीरिया गोनोरिया के जरिए जो है इसका इन्फेक्शियस पार्टिकल है, और ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए बॉडी में जाता है। सो अल्टीमेटली जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैक्रोफेजेस हैं इनिशियली वो एक्टिवेट होंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में तो हर जगह ब्लड मैक्रोफेजेस हैं, वो तो आपको पता ही है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हर जगह न्यूट्रोफिल्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको पता ही है। क्लियर? मेन चीज जो डिफरेंशिएट होगी वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी रूट ऑफ एंट्री, एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के कौन सा स्पेसिफिक मैक्रोफेज जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। ओके, नो इंपॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शंस देख लेते हैं। नंबर 1 इन्फ्लुएंजा, इसका जो है वो आपका कॉजेटिव एजेंट इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाता है, तो अल्टीमेटली एल्वुलर मैक्रोफेजेस आप एक्टिवेट करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। कॉमन कोल्ड इसकी रीजन जो है वो रीनो वायरस होती है या कोरोना वायरस होती है, और ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए ही जाते हैं। COVID-19 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर प्रोफेशनल एग्जाम, और आपको पता होना चाहिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से एंटर होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से एंटर होने की वजह से ये एल्वुलर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन के बारे में एक बात आपने ये भी नहीं भूलनी कि वायरल इन्फेक्शन के केस में आपको हेप्टेन प्रोटीन बी एडिशनल तौर पे आपको उसका जिक्र करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी मार्क। क्लियर? HIV या एड्स जो है ये आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के जरिए होता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए जाता है, ब्लड के जरिए जाता है, या मदर से चाइल्ड को भी चला जाता है। सो इसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैक्रोफेजेस हैं वो एक्टिव होंगे, ब्लड मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। रिमेनिंग सारी बातें सेम रहेंगी, बस आपको फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में हेप्टेन प्रोटीन का भी जिक्र करना पड़ेगा। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HBV और HCV वायरस के जरिए जाते हैं, ये ब्लड के जरिए जाते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट या वर्टिकली मदर से चाइल्ड को चले जाते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है ये स्पेसिफिकली ब्लड के जरिए जाता है, तो अल्टीमेटली इसमें ब्लड मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे। हेपेटाइटिस बी में ब्लड मैक्रोफेजेस के साथ साथ रिप्रोडक्टिव मैक्रोफेजेस भी एक्टिवेट होंगे। चिकन पॉक्स जो है ये आपका जोस्टर वायरस के जरिए जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से एंटर होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ एल्वुलर मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे, या इन्फेक्टिव लीजन्स के जरिए, इन्फेक्टेड वुंड के जरिए जाता है, तो अल्टीमेटली वहां के ब्लड मैक्रोफेजेस भी एक्टिवेट होंगे। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के जरिए इन्फेक्शियस सेक्रीशन ऑरल जेनिटल जाता है, सो अल्टीमेटली इसमें आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे, और आपके सब म्यूकोजल प्लेक्सस के नीचे पड़े मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे। ये मदर से चाइल्ड को भी चला जाता है, ये भी आपने बात याद रखनी है। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द डेंगू, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये वेक्टर मॉस्किटो बाइट के जरिए जाता है, और इसमें भी ब्लड मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट ही एक्टिवेट होंगे एज ए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर? सो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपकी डिफरेंशिएट होगी वायरस के केस में, डिफरेंट वायरसेस में, लेकिन फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस जो हर वायरल इंफेक्शन में आपने बात लाजमी मेंशन करनी है, दैट इज अबाउट हेप्टेन। रिमेनिंग वही फ्लो चार्ट हर डिजीज के अंदर आपने लिख देना है, वो कोई भी डिजीज आपसे पूछी जाए। So that was all about for today's lecture. I hope so that you have got the art of drawing the flow chart and drawing the various line of defenses for various diseases. And with this, we have concluded our immunity module as well. And that was a very important topic that you should know, that how our body responds to various diseases and how immunity has been developed and how our body combat with the various diseases. I hope so that you enjoyed the lecture. And in the next lecture, we will be discussing about some other modules, some other topics. Till then, keep learning and enjoying physiology.